इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। विधानसभा में सर्वदलीय बैठक संपन्न। भोपाल स्थित विधानसभा में सर्वदलीय बैठक के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता देवतालाब विधायक गिरीश गौतम को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। कोविड नियमों का पालन करते हुए विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का विधानसभा बैठक को लेकर बयान। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री एवं सभी दलों के विधायक रहे मौजूद। विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए कयावत जारी। टूटी और बनी है, इस पे अभी एकदम नहीं कह सकते। कल माननीय अध्यक्ष का निर्वाचन कराऊंगा, इसके बाद की अगली प्रक्रिया जब डिसाइड होगी तब उसमें बात करेंगे। अभी कोई परंपरा टूटी है और कोई परंपरा बनी है, ऐसा कहना न्याय संगत नहीं होगा। अभी टाइम है, आएंगे तो बात करेंगे। ये तो इंटरनल व्यवस्था है इस सदन की। उस व्यवस्था में मैंने कहा ना कि 230 सभी सहभागी हैं। ये 230 सदस्यों का और मध्य प्रदेश की आज 8 करोड़ जनता का अभिलाषा का, स्नेह का, प्यार का और उनकी विचार के बंधन का एक घर है। इसमें निर्वाचन की प्रक्रिया कोई भी हो, इसके अंदर आने के बाद उसे मध्य प्रदेश के बारे में सोचना है। तो अगर वो उनने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तो हम क्यों दल के बारे में विचार करें। हम तो कहेंगे जो मध्य प्रदेश के हित में जो सब निर्णय लेंगे वही निर्णय। नहीं, सभी का स्नेह और आशीर्वाद है। विधायिका के जो नियम हैं और विधायिका का जो संचालन प्रक्रिया है और विधानसभा के जो निर्वाचित 230 सदस्य हैं उनका स्नेह और भरोसा है। और दल के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का और नेता प्रतिपक्ष का कमलनाथ जी का जो इन्हें स्नेह और भरोसा व्यक्त किया है वो सराहनीय है। जो जवाबदारी मिली थी उस जवाबदारी को के साथ न्याय हो, इस तरह का मेरा प्रयत्न रहा है। उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग इस मध्य प्रदेश के भविष्य के और मध्य प्रदेश के विकास के लिए हर समय तत्पर रहेंगे और जितने लोक कल्याणकारी की योजनाएं हैं इनको और जन तक पहुंचाने का भी हम सबका नैतिक दायित्व है, वो पूरा करेंगे। हमारा काम है सदस्यों को उनका सम्मान, उनकी हितों की और उनके सम्मान की रक्षा हो, इस दिशा में काम करना। 18 वर्ष के बाद एक बार फिर रीवा के खाते में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी। देवतालाब विधायक गिरीश गौतम को मिली कमान। रीवा जिले के देवतालाब विधानसभा क्षेत्र सीट से विधायक गिरीश गौतम को मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जहां पार्टी कार्यालय में जश्न दिखा, वहीं लोगों ने आला कमान का आभार भी जताया है। साथ ही भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल देखा गया और भाजपाइयों ने खुशियां बांटी और आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। 18 वर्ष बाद विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी एक बार फिर रीवा जिले को मिली है। इस बात को लेकर विधायक गिरीश गौतम के निवास समेत भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल देखा गया। आपको बता दें कि देवतालाब विधायक गिरीश गौतम ने अध्यक्ष पद का पर्चा दाखिल किया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में काफी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा कार्यालय रीवा अटल कुंज में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आतिशबाजी कर एवं लोगों को मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की गई है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सिंह ने मीडिया को बताया कि विंध्य के लिए गौरव की बात है कि 17.5 साल बाद पुनः एक बार अध्यक्ष पद का पद रीवा की झोली में आया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से बात की गई तो सभी ने खुशियां जताई, जिसमें निवर्तमान महापौर ममता गुप्ता समेत अन्य नेता शामिल रहे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिला रीवा के लिए बल्कि पूरे बिंद के लिए एक गौरव का विषय है कि लगभग 17.5 साल बाद पुनः एक बार विधानसभा अध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण दायित्व बिंद को मिला है और हमारे बिंद के कद्दावर नेता, संघर्ष की मिसाल, देवतालाब के लोकप्रिय विधायक आदरणीय गिरीश गौतम जी मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर हम सबके लिए गौरव का विषय है। निश्चित मालूम है कि काफ़ी लंबे समय के बाद
हमारे जिले के विंध्य को कार्यकर्ताओं विधानसभा अध्यक्ष के रूप में एक जनता ने हमको 8 में से यशस्वी किए थे और यह हमें हम लोगों कार्यकाल मिल रहा है। पूरी विंध्य की जनता हर्ष और उल्लास से भरी हुई है और इस दायित्व के साथ हम सबका भी गौरव बढ़ा है। इसके लिए हम सभी बहुत खुश हैं और पूरा विंध्य क्षेत्र इसके लिए खुशी मना रहा है। मध्य प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह ने भी प्रदेश के नए विधानसभा अध्यक्ष को बधाई दी और प्रसन्नता व्यक्त की। बड़ी प्रसन्नता के साथ हम लोग ये जानकारी दे रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष के लिए हमने मिलकर तय किया है कि हमारे वरिष्ठ विधायक, लोकप्रिय नेता, संसदीय ज्ञान के जानकार श्री गिरीश गौतम जी के हाथों में विधानसभा के संचालन का दायित्व होगा। ये मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। नामांकन अभी हमने दाखिल किया है। विंध्य एक महत्वपूर्ण अंग है मध्य प्रदेश का और विंध्य की जनता का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद भरपूर मिला है। और अब वहीं से विधानसभा के अध्यक्ष भी होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी कर्मठता, अपनी निष्पक्षता, सबको साथ लेकर चलने की क्षमता और संसदीय ज्ञान की जानकारी के आधार पर श्री गिरीश गौतम जी अध्यक्ष पद की गरिमा को निश्चित तौर पर और बढ़ाएंगे और विधानसभा का सुचारू संचालन होगा। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रीवा को मिली एक और ट्रेन की सौगात, रीवा सांसद ने दिखाई हरी झंडी। रीवा से नागपुर इतवारी के लिए रविवार को ट्रेन हुई रवाना। वर्चुअल माध्यम से रेल मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। रीवा सांसद जनार्दन मिश्र भी रहे मौजूद और उन्होंने भी रीवा से हरी झंडी दिखाकर सप्ताह में 3 दिन चलने वाली इस ट्रेन का शुभारंभ किया गया। माननीय सांसद माननीय सांसद श्री जनार्दन मिश्रा जी, माननीय सांसद हमारे विधायक भाई बहन श्री नीलेश दादा जी, श्री सुखदेव पानसे जी, नीलेश उके जी, श्री प्रवीण कुमार कश्यप जी, अन्य जनप्रतिनिधि, रेलवे के अधिकारी, चेयरमैन रेलवे बोर्ड शर्मा जी, रेलवे बोर्ड के सभी मेंबर्स, जनरल मैनेजर्स। रीवा से नैनपुरी गोदिया होते हुए इतवारी नागपुर के लिए रीवा से रविवार को सांसद जनार्दन मिश्र ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया है। जानकारी के मुताबिक यह ट्रेन सप्ताह में 3 दिन रीवा से नागपुर के बीच चलेगी। रेल को जहां नई दिल्ली से रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हरी झंडी दिखाई,
वहीं इस अवसर पर रीवा में सांसद जनार्दन मिश्र भी मौजूद रहे और उन्होंने भी रीवा से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। यह ट्रेन इतवारी से शाम 6:30 बजे चलकर सुबह 8 बजे रीवा पहुंचेगी। इसके बाद पुनः रीवा से शाम 5:20 पर यह ट्रेन नागपुर के लिए रवाना होगी और दूसरे दिन 7:25 पर इतवारी स्टेशन पहुंचेगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस ट्रेन को अभी सप्ताह में 3 दिन चलाया जा रहा है। इसके बाद प्रत्येक दिन चलाया जाएगा। उद्घाटन हो रहा है, रवाना हो रही है। आप लोग भी तो कह रहे हैं जल्दी करो तो हो गया है और अब ये भी तो 3 दिन चलेगी। उसके बाद बासी का काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद 7 दिन चलेगी। कुल मिला के सैद्धांतिक रूप से 7 दिन के लिए रीवा से सिंगरौली के लिए बहुत दिनों से प्रस्तावित 36 करोड़ रुपए इस वर्ष उस परियोजना के लिए मंजूर हुआ है। तो अब काम बढ़ रहा है। इसके लिए भी बात हुई है और 2-3 विकल्पों पर विचार चल रहा है। मुझे लगता है कि कोई न कोई विकल्प में निष्कर्ष निकलेगा तो वो भी आपकी मांग पूरी होगी। बढ़ाएंगे बढ़ेगा। पैसा भी 336 करोड़ इस वर्ष मिला है। उस पूरी सिंगरौली रेलवे परियोजना को कभी नहीं मिला। 1000 गुना ज्यादा पैसा इस वर्ष मध्य प्रदेश को मिला। उसकी रीवा परियोजना करेंगे सर। सड़क दुर्घटना के बाद घंटों पड़ा रहा रोड पर शव। पुलिस ने एकत्रित किए हड्डियों के टुकड़े। शव के ऊपर से गुजरते रहे वाहन। घटना चुरहटा थाना क्षेत्र के शारकिन बाईपास के समीप की बताई जा रही है। इस हृदय विदारक सड़क दुर्घटना में एक वृद्ध की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक वृद्ध अपनी बेटी के घर जाने के लिए घर से निकला था, जो सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। दिल को दहला देने वाली यह घटना चुरहटा थाना क्षेत्र के शारकिन गार्डन के समीप की है, जहां सड़क हादसे का शिकार हुए एक व्यक्ति के शव को 48 घंटे तक सड़क से गुजरने वाले वाहन रौंदते रहे। पहले तो लोग किसी मृत जानवर का शरीर मानकर नजरअंदाज करते रहे, लेकिन जब समीप जाकर वहां देखा तो इंसान के कपड़े नजर आए। इस बात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो घटनास्थल पर हड्डियों के टुकड़े के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा। वहीं पुलिस द्वारा हड्डियों को एकत्रित कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना में मृतक संपत पाल पिता रामेश्वर उम्र 75 वर्ष निवासी सोनवर्षा थाना रामनगर जिला सतना की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक 17 फरवरी को वृद्ध अपनी बेटी के घर जाने के लिए निकला था और गांव से ट्रैक्टर में सवार होकर वह रामनगर तक आया। उसके बाद वहां से बस में सवार होकर चुरहटा बाईपास पहुंचा, जहां से पैदल अपनी बेटी के घर जा रहा था। तभी बाईपास में किसी वाहन ने उसे कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। पूरी रात उनके शव को भारी वाहन रौंदते रहे, यहाँ तक कि शुक्रवार को भी वाहन शव के ऊपर से निकलते रहे। स्थानीय लोग किसी मृत जानवर का शरीर मानकर उसे नजरअंदाज कर दिया। शनिवार की सुबह जब कुछ लोगों ने समीप जाकर देखा तो वृद्ध के कपड़े और कंबल पड़े थे। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल से हड्डियों के चंद टुकड़े बरामद हुए हैं, जिसे पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने संजय गांधी अस्पताल भिजवाया है। कल शाम को 4 बजे हमारे पास थाना चुरहटा जिला रीवा से पुलिस के द्वारा एक शव, जिसका बताया गया कि 75 वर्षीय वृद्ध जो सोनवर्षा थाना रामनगर जिला सतना का रहने वाला था, उसका शायद सड़क दुर्घटना में मौत होने के कारण लाए हैं। तो एक बंद पैक में बक्से में लाया गया था और उसको हमारे पास कल शाम को रजिस्टर कराया है, तो रखवा लिया गया है। अभी चूँकि अवशेष हैं, अब उसके शव के रूप में नहीं था, अवशेष हैं, तो उसके गहन परीक्षण के लिए फोरेंसिक विभाग ने भी अपने पास रखा हुआ है और प्रक्रिया में है वो। और उसकी जब ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, उनका जब परिणाम आएगा तो फिर उसे। ये परसों रात्रि में एक दुर्घटना घटी थी, अभी पुलिस की जानकारी में आया है। कल सुबह पुलिस को पता लगा, पुलिस के द्वारा पतासाजी की गई लगातार, तो वहाँ कुछ अवशेष दिखाई दे रहे थे, बाकी और कुछ पता नहीं लग पा रहा था, किसी ने खबर नहीं की। आज जानकारी लगी है, कुछ लोगों ने कम्बल और कपड़ों से पहचान की है कि कोई उनका परिजन था, जिसकी दुर्घटना से लगता है कि कोई हैवी व्हीकल उसके ऊपर से निकल गया और बाद में फिर किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी ड्राइवर ने, किसी भी ऐसे वाहन चालक ने
किसी तरह की कोई सूचना पुलिस को नहीं दी, ना ही किसी तरह से किसी थाने को सूचित किया गया, ना अन्य किसी माध्यम से सूचित हुआ। और वो ऐसा प्रतीत होता है कि सब उस पर पड़ा रह गया और 2-4 हैवी वाहन, वहाँ बहुत ढाल भी है, जिसके कारण से उसके ऊपर से संभवतः निकल गए और उसके शव भी क्षतिग्रस्त हो गया। उसको कलेक्ट करके सब प्राथमिक जांच के लिए भेज दिया गया है। आगे DNA करवाकर उसके पहचान की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी और उसके परिजनों को जो भी आवश्यक सहायता है प्रशासन के माध्यम से दी जाएगी। धन्यवाद। पुलिस कंट्रोल रूम में बस ऑपरेटरों के साथ पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक हुई संपन्न। सीधी बस सड़क हादसे के बाद पुलिस प्रशासन के साथ अन्य प्रशासनिक अमला पूरी तरह एक्टिव देखा जा रहा है। वहीं पूरे जिले भर में सघन चेकिंग अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है तथा जिन बसों में अनियमितता पाई जा रही है उनके ऊपर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जा रहा है। इसी बात को लेकर वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है। इसी बात को लेकर रविवार को पुलिस कंट्रोल रूम में बस ऑपरेटरों की बैठक बुलाई गई, जिसमें बस ऑपरेटर सहित वाहन चालक एवं कंडक्टर भी शामिल रहे। बैठक में एसपी शिव कुमार वर्मा एवं यातायात डीएसपी मनोज वर्मा ने भी बस ऑपरेटरों को समझाइश दी और निर्धारित मापदंड के अनुसार ही वाहन चलाए जाने की हिदायत भी दी है। साथ ही इमरजेंसी गेट को पूरी तरह से खाली रखने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान बस ऑपरेटरों ने भी अपनी समस्याओं से एसपी शिव कुमार वर्मा को अवगत कराया है। बस ऑपरेटरों ने बताया कि रास्ते पर कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जिन्हें ना बैठाने पर मारपीट तक की जाती है। इस समय परीक्षा का दौर चल रहा है, जिसमें छात्र हर हालत में बस में सवार होने की कोशिश करते हैं। बस ऑपरेटरों की बात सुनने के बाद शिव कुमार वर्मा ने आश्वस्त किया है कि इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। हाँ, निश्चित रूप से परसों के दिन हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा बस ऑपरेटरों के साथ में ट्रैफिक थाने में चर्चा की गई थी और उस चर्चा में सजेशन निकल के आया था बस ऑपरेटर के द्वारा कि हमारा ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर का जो स्टाफ है उन लोगों की भी पुलिस की तरफ से समझाइश दी जाए, क्योंकि सड़क पे अक्सर वही चलते हैं। तो उसी संबंध में आज हमारे डीएसपी ट्रैफिक मनोज वर्मा के द्वारा ये बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में बहुत सारे बस ऑपरेटर भी आए थे, उनका स्टाफ भी आया था, जिसमें उनका ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर था। इनमें जो मुख्य मुद्दे निकल के आए हैं, इसमें से प्रथम दृष्टया मुद्दा ये था कि जो ये घटना घटी हमारे सीधी जिले में, उस तरह की कोई दूसरी घटना दोबारा हमारे आसपास के किसी क्षेत्र में घटित ना हो। बस ऑपरेटर, उनका जो स्टाफ, ड्राइवर, कंडक्टर वगैरह हैं, वो बस को निर्धारित माप से ही चलाएं, निर्धारित संख्या की सवारी उसमें बिठाएं और उसकी स्पीड का भी ख्याल रखें। साथ बस ऑपरेटर के द्वारा एक सुझाव निकल के आया है कि साहब कुछ बच्चे जो स्कूल में पढ़ने वाले हैं, अभी 12वीं की 10वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी, उन परीक्षा में जो बच्चे शामिल होते हैं और फिर वो ज़बरदस्ती करके बसों में चढ़ जाते हैं। अगर उनको नहीं चढ़ाया जाए तो फिर वो उनके परिजन हमसे विवाद करने लग जाते हैं। तो उनको चिन्हित करने के लिए बताया गया है कि हम ऐसे एरिया को चिन्हित कर लेंगे और जो वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है वो व्यवस्था कराने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा भी बस वालों का था कि कुछ बगैर टिकट बदमाश टाइप के लोग होते हैं, वो अक्सर बसों में चढ़ जाते हैं और वहाँ दादागिरी करके और मना करने के बाद भी मानते नहीं हैं। तो उस संबंध में हमने एक कार्य योजना बना ली है, उस कार्य योजना पे काम करेंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे लगातार। जैसी स्थिति में प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की सहायता वाहन की जाती है? अब इस संबंध में पृथक से यार इसमें बात की जाएगी, वरिष्ठ स्तर पर इसमें चर्चा की जाएगी, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही बड़ा है। इसमें मेरे स्तर पर डिसीजन ले पाना संभव नहीं है। रीवा में पहले चरण का टीका लगाए जाने के बाद अब प्रारंभ होगा दूसरे चरण का टीकाकरण। कोरोना महामारी से निजात दिलाए जाने की दिशा में रीवा अमरदीप मैरिज गार्डन में एक अहम बैठक एवं प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। अभियान को लेकर मीडिया से डॉक्टर वीके अग्निहोत्री, जिला टीकाकरण अधिकारी, ने बताया कि पहले चरण में हम लोगों ने स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण किया। इसके बाद अगली कड़ी में दूसरे चरण का टीकाकरण प्रारंभ हो रहा है। उसी के संबंध में अमरदीप मैरिज गार्डन में प्रशिक्षण एवं एक अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में पूरे जिले के डॉक्टर और नर्सों ने हिस्सा लिया। इस दौरान जिन लोगों को टीका लगाया गया है उनको किस तरह की दिक्कतें आई, इस संबंध में भी चर्चा की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि जिन लोगों को प्रथम चरण में टीका लगा है उन्हीं को दूसरे चरण का भी टीका लगाया जाएगा एवं टीका लगाने में किसी को समस्या न आए, उसी को लेकर यह प्रशिक्षण डॉक्टर एवं नर्सों को दिया जा रहा है। ये हमारा जो
कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण अभियान है जो 16 जनवरी से चालू हुआ था, उसके प्रथम चरण में हमने जो स्वास्थ्य कर्मियों का और फ्रंट लाइन वर्कर का टीकाकरण किया है, तो उसका दूसरा चरण हम लोग कल से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो कल से स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण द्वितीय चरण का हम लोग करने जा रहे हैं। उसी के संबंध में आज ये बैठक और प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इसमें पूरे ज़िले के जो हमारी ANMs हैं, स्टाफ नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने इस टीकाकरण अभियान में सक्रिय हिस्सा लिया, टीका लगाया लोगों को, उनको कोई समस्या आई तो उसको मैनेज किया और उनको क्या दिक्कतें आई जिनको हम दूर कर सकें, उसको और सुधार ला सकें अपने कार्यक्रम में, उसके संबंध में आज प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। जैसे प्रथम चरण में जो भी हमको समझ में आया कि यहाँ हमको थोड़ा सा सुधार करना था, यहाँ और अच्छा हम काम कर सकते थे, वही बातें इनसे कर रहे हैं और इनको क्या क्या समस्या आई, समाधान उनका यहीं पूछकर हम लोग कर रहे हैं। हाँ, ये तो सामान्य है, किसी को भी कहो कि इंजेक्शन लगवा लो तो एक बार पूछता है कि क्या इंजेक्शन की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि अब दूसरे चरण में तो कोई ऐसी घबराहट जैसी समस्या नहीं है। प्रथम चरण में लोगों ने लगवाया, प्रथम चरण में जरा थोड़ा घबराहट थी लोगों के मन में, डर था, नई वैक्सीन है, पहली बार लग रही है, लेकिन अब वो समस्या नहीं है। अब तो गर्मी का मौसम हो या ठंड का मौसम हो, उसका इस टीकाकरण से कोई बहुत लेना देना नहीं है। वैक्सीन का रखरखाव हम हर मौसम में 4 से 8 डिग्री के बीच करते हैं, उसको हम उसी तापक्रम पे मेंटेन करेंगे। अपना नाम और पद बता दीजिए। मैं डॉक्टर BK अग्निहोत्री, जिला टीकाकरण अधिकारी रीवा। असामाजिक तत्वों ने दिन दहाड़े शिक्षक पर किया जानलेवा हमला। सिरमौर चौराहा के तानसेन कॉम्प्लेक्स के पास दिन दहाड़े एक शिक्षक के ऊपर दर्जन भर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल शिक्षक को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिक्षक पर यह हमला शाम तकरीबन 5:30 बजे किया गया, जब अनंतपुर निवासी शिक्षक आशीष शर्मा तानसेन कॉम्प्लेक्स के समीप अपने साथी विनोद अग्निहोत्री से बातचीत कर रहे थे। घायल आशीष शर्मा की माने तो हमलावर तकरीबन दर्जन भर थे और खतरनाक हथियारों से लैस थे। शाम को जब वह अपने साथी विनोद अग्निहोत्री से बात कर रहे थे, उसी समय पीछे से हमलावर आए और अचानक हमला कर दिया। जब उनके साथी विनोद अग्निहोत्री ने बीच बचाव की कोशिश की तो हमलावरों ने उनके ऊपर बंदूक तान दी। घटना को देख जब भीड़ एकत्रित होने लगी तो बदमाश वहां से भाग खड़े हुए। स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की सूचना 100 डायल को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा आसपास लगे CCTV कैमरे में आरोपियों की पहचान करने में जुट गई है। घर से निकले थे, सिरमौर चौराहे पे तानसेन कॉम्प्लेक्स के पास खड़े हुए हमारे एक मित्र थे विनोद अग्निहोत्री जी, उन्हीं के साथ में खड़े होकर अपन बात कर रहे थे। पता नहीं क्या कैसे हुआ, पीछे से हमारे पीछे से 10-12 लड़के आए, रॉड बेसबॉल का डंडा लिए और रॉड लिए, तो एक रॉड पीछे से हमें मार दिए तो मैं वहीं पे गिर गया। उसके बाद अग्निहोत्री जी हमारे मित्र थे, वो दौड़े तो उनको मारने के लिए कट्टा निकाल लिया, कट्टा भी लिया था, कट्टा निकाल के उनको मारने के लिए दौड़ा। क्या कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो पहचानता भी नहीं हूँ कि आखिर क्या विवाद है, किस कारण से ये लोग हमला किए। कितने लोग थे? लगभग 8-9 लोग, 9-10 लोग थे। ये अभी 5:30 बजे की घटना है। क्या करते हैं आप लोग? मैं तो टीचर हूँ, गवर्नमेंट की प्रोसेस में चल रहा है। भाई यहीं लालगांव। रहने वाले कहाँ के? अनंतपुर गांव तो सीधी जिला है, रहता अनंतपुर में। थाने में सूचना दी है? थाने में सूचना हमने नहीं दिया था, 100 नंबर को फ़ोन किया था, एम्बुलेंस को फ़ोन किए, फिर एम्बुलेंस आ गई, 100 नंबर भी आ गई थी, अपन आ गए यहाँ। अब यहाँ से ट्रीटमेंट करवाने के बाद थाने जाएंगे रिपोर्ट लिखाने। कितने लोग घायल हुए मार के? हम और हमारे मित्र थे विनोद अग्निहोत्री जी, वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। किसान आंदोलन के नाम पर फर्जी रसीद काटकर वसूली करते युवक गिरफ्तार। पूरे देश सहित करहिया मंडी में चल रहे किसान आंदोलन के नाम पर वसूली करते एक युवक को आंदोलनकारियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पकड़ा गया युवक अपना नाम राहुल मिश्रा बता रहा है,
जिसके बारे में आंदोलनकारियों को पूर्व में भी शिकायत मिली थी। आज जब किसान आंदोलन के नाम पर फर्जी वसूली करते युवक के बारे में जानकारी मिली तो संयुक्त किसान मोर्चा से एडवोकेट शिव सिंह व उनके साथियों ने मिलकर राहुल मिश्रा नामक युवक को पकड़ लिया। राहुल मिश्रा नामक युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए युवक के द्वारा इसके पूर्व बेला एवं रामपुर सहित अन्य स्थानों पर भी वसूली की जाती रही है। अभी हाल ही में वेदा एवं रामपुर के समीप कुछ लोगों ने युवक को पकड़ा था, लेकिन वह लोगों के चंगुल से फरार होकर अन्य स्थानों पर अवैध वसूली कर रहा था, जिसे आज करहिया में बैठे आंदोलनकारियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। ये मामला ये है कि विगत एक हफ्ते से हमें जानकारी मिली थी गोल पार्क व्यवसायियों द्वारा कि कोई लड़का जो है 25-30 साल का और उसके साथ एक लड़के जो है ये किसान आंदोलन के नाम पर चंदा मांगने आए थे। तो जब उन्होंने बताया तो मैंने कहा थोड़ा सा मुझे आप अवगत करा देते तो मैं जो है उसी समय आ जाता। ये ऐसी रसीदें ले करके वो जो है चंदा वसूली करते हैं। तो आज जो है मुझे 1-1.5 घंटे पहले फिर एक व्यवसायी ने मैसेज किया कि वो लड़का मार्केट में घूम रहा है कटने लिए। मैंने उसका 1 घंटे पीछा किया, सीएसपी साहब को फ़ोन किया, पुलिस लेट हो गई, हमें अपने साथी बुलाना पड़ा और हमारे साथी आए और कांग्रेस कार्यालय के बगल में कुछ पदाधिकारी भी थे वहाँ कांग्रेस पार्टी के, और उन सब लोगों ने हम लोगों ने पकड़ा। उन्होंने स्वीकार किया कि मेरा नाम राहुल मिश्रा है और मैं करहिया मंडी के नाम पर जो है आंदोलन के लिए मैं चंदा वसूल रहा था, मुझे कुछ लोगों ने कहा है। लेकिन अब ये तहकीकात होगी और ये रसीदें जब्त हुई हैं। भारतीय किसान यूनियन की टोपी पहना था और ये भारतीय और किसान सभा की रसीद लिया था। तो ये पूरा बहरूपिया लग रहा है और बिल्कुल इसकी जांच होगी और हम FIR कराएंगे और कार्रवाई कराएंगे। चूँकि हमारे आंदोलन में ना तो कोई कटनी है ना कोई रसीद है। जिन लोगों को भी सहयोग करना है तो वहाँ जा कर के मंडी में करते हैं। और इसके संबंध में हमने कल समाचारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्टेटमेंट भी दिया है कि हमारे यहाँ ऐसा कोई वसूली का कार्यक्रम नहीं होता है। तो जो बिल्कुल साफ आंदोलन चल रहा है जी, बिल्कुल साजिश है, ये बिल्कुल साजिश है। कहीं ना कहीं इसमें बड़ा रैकेट है जो ये काम कर रहा है और किसान आंदोलन को बदनाम करने का। हम लोगों ने तो किसी व्यक्ति के दुकान में नहीं गए, कोई किसान संयुक्त किसान मोर्चे का कोई भी आदमी किसी दुकान में चंदा मांगने नहीं गया आज तक। आपके रामनारायण कुररिया और कौन सोगौरे जी किसका नाम ले रहे थे? अमित सोगौरे। वो क्या हैं आपके? वो भी किसान यूनियन में। तो आप उनसे जुड़े हुए हो जी? उन्होंने रसीद बनवाई है कि आपने बनवाया? मैं नहीं बनवाया सर, उसमें पूरा लिखा हुआ। तो किसने बनवाया है? रसीद छपवाया कौन है? किसने रसीद छपवाया है? छपवाए हैं हमारे अध्यक्ष, उसमें लिखा हुआ है सर। अच्छा, तो हम अपना काम कर रहे हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, सरोज जी दर्ज करती हैं। अच्छा, ये रसीद कौन दिया है आपको? जो वहाँ हमारे अध्यक्ष हैं वो दिए हैं सर। कहाँ मिली है? करहिया मंडी मिली, कहाँ के लिए मिली है ये रसीद? कहाँ के आंदोलन के लिए आप पैसा वसूली कर रहे हो? करहिया मंडी के लिए कर रहे हैं। करहिया मंडी। तो कौन बोला है आपको वसूली करने के लिए? वहाँ के हमारे जो कौन बोला है? नाम बता दो, नाम बता दो, कौन बोला है आपको? रामनारायण कुररिया जी बोले हैं। वही बोले हैं? कुररिया जी बोले? हमारे के शुक्ला जी बोले हैं। के शुक्ला जी बोले हैं? रामनारायण कुररिया जी। और सर हम तो किसी से झगड़ा भी नहीं कर रहे हैं। आप हमारे झगड़ा नहीं कर रहे हो। अभी आप ये बताओ, आज 50वां दिन है अनशन का, कभी आप करहिया मंडी गए ना सर? चलिए, कै बार गए? हम तो वहाँ आंदोलन ही चालू कराए थे। आपने चालू कराया है? हम साथ में थे। अच्छा, इससे पहले पलवल बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर सब जगह हो। वहाँ क्या क्या कर किए? परवल बॉर्डर में यही काम कर रहे थे? ये वाला हम नहीं कर रहे थे, हम किसानों का ये वाला काम कर रहे थे। किसानों के बीच में रह के आए हैं सर। आंदोलन वाले क्या बोले हैं कि आप वसूली करो? आंदोलन वाले बोले हैं करहिया मंडी वाले कि आप वसूली करो, लोगों से चंदा मांगो, दुकानदारों से या किसी से। क्या बोले हैं? क्या है, गांव-गांव में भी जा रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहे हैं। उन्होंने तो ऐसा बोला नहीं है। गरीब आदमी है हमारा। उन्होंने तो हमें पता ये चला कि उन लोगों का ये कहना है कि जो यहाँ हमारे आंदोलन में आएगा वो अपने स्वेच्छा से सहयोग करेगा। कभी आंदोलन में इनको देखे हैं करहिया मंडी में? हाँ, एक बार आपको देखे, एक बार देखे हैं। अच्छा, वहाँ से कोई बोला है कि ये जा करके वसूली करो? कोई बोला है? कोई बोला है आपको ये जाके वसूली करो? घर कहाँ तुम्हारा? चुराटा है सर। चुराटा है। हम तो आप
कोई दिया तो आप तो वही देख तो मैं सकते पूछ हैं। रहा हम हूँ। 2-3 दिन से ही आ रहा हूँ। मैं अभी कोररिया जी से भी बात करूंगा, बादल जी से बात करूंगा, सोगौरा जी से बात करूंगा, तब क्लियर हो जाएगा ना कौन बोला है तुमको, है? ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।